इसीलिए डी ब्लॉक में 10 होते हैं ग्रुप। ग्रुप डी से लेके ग्रुप 12 तक। मिला आपको आंसर अभी? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शोम्स केमिस्ट्री एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है उसका मकसद बहुत क्लियर है। ठीक है, क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे सवाल तो आते हैं एग्जाम में, उससे 14 मार्क्स आता है, तो पढ़ना तो पड़ता है उसको, है ना? तो बहुत लोगों का ये दिक्कत है कि इनऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, यही होता है नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो मैं इस बात को मानता हूँ। मैं बोल नहीं सकता कि ये बात 100% झूठ है। ठीक है, लेकिन याद तो हर चीज को ही करना पड़ता है। जब आप उसको समझ के याद करते हो तो आप याद बोल देते हो, नहीं समझ के करते हो तो आप उसको बोलते हो रट्टा। ठीक है, तो बेसिक समझने की बहुत जरूरत है आपको, तब जाके आप डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इजीली याद कर पाओगे। इसीलिए आज एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसमें बहुत ही बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ऑर्बिटल क्या होता है, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, एफ में 14 क्यों। ठीक है, फिर थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के बेसिक्स के बारे में मैं थोड़ा आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों को इनऑर्गेनिक में दिक्कत है, जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा रटना है, समझ में नहीं आ रहा है चीजें कि कैसे इसमें ऐसे ये हो गया, कैसे उसमें ये हो गया, उनके लिए मैं बता दूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस का नहीं है, ये सिलेबस के बाहर की चीज है। बस उनको समझने के लिए ये काम में आएगा आपका। ठीक है, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जिनको दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक में। और बाय द वे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत कम टाइम लगता है। ना ही आपको मैकेनिज्म लिखना है ऑर्गेनिक की तरह, नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर है, आई नो, कोऑर्डिनेशन में, लेकिन फिर भी कम है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। उसमें कॉमन नेम अलग होता है, आईयूपीएसी नेम अलग होता है, ऐसा इसमें नहीं होता। सिमिलरली फिजिकल की तरह डिराइवेशंस नहीं है, ना ही आपका सोल्विंग है ना, न्यूमेरिकल्स। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है, और सिर्फ 2 ही यूनिट है, तो वॉल्यूम भी कम है। अगर आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और अपना जो नोट्स है वो प्रॉपरली पढ़ लो, फिर आपके इनऑर्गेनिक में 14 के 14 नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ना आप डेरिवेशन भूलेंगे, ना आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो नॉर्मली तो क्या बोलते हैं लोग, प्रीवियस ईयर करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, इन टेक्स्ट करो। ठीक है, तो ये सब कुछ, ये सारे टाइप के सवाल मैं रोज करवाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, नाम है इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, शोम्स केमिस्ट्री। आपको उस पे जाना है। सुबह रोज आपके लिए सवाल आ जाएगा, उसमें 2 या 3 सवाल मिलते हैं वहां पे नॉर्मली, और फिर डेली शाम तक उसका सॉल्यूशन आ जाता है। मैं क्विज फॉर्म में डालता जरूर हूँ सवालों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे एकदम इजी होते हैं जिनको आप देख के ही टिक कर। ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है वैसा नहीं होता, बल्कि मैं बहुत लंबे लंबे सवाल भी डालता हूँ। कल भी मैंने एक सवाल डाला था सॉल्यूशंस का, मुझे याद है, जिसमें काफी कैलकुलेशन करना था, तो जिसका आंसर तो था वो मुझे खुद सॉल्व करके भेजना पड़ा ग्रुप में। तो अगर आपको चाहिए वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो शोम्स केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो कि मेन पार्ट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिक। ठीक है, और उसके बेसिक्स अगर आप समझ जाओगे, कोऑर्डिनेशन आपको समझ आ ही जाएगा मोर और लेस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पूरा नया है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेशन, मुझे पता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सुना होगा बस आपने, लेकिन वो कभी यूज नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन में सब कुछ नया ही है, आपको चैप्टर में ही सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेशन या डी ब्लॉक मेरे से पढ़ना है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट डल चुका है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला उसमें, और कोऑर्डिनेशन का कुछ दिनों में डलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एकदम बेसिक से देखिए, मैंने यहाँ पे शुरू किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो मैं पता है, कोई बात नहीं, देख लो, हो सकता है ऐसी भी चीजें मिले जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो फिर नहीं देखने की जरूरत। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे व्यूज बढ़ाओगे, जिनको प्रॉब्लम है वही लोग देखे। ठीक है, तो इससे मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इनऑर्गेनिक याद करने में एक सही प्रॉपर तरीका मिलेगा, जिसमें आप भूल नहीं पाओगे। तो पहले एटम। एटम क्या होता है? अगर किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट देखा जाए, अगर उसको तोड़ तोड़ के फाइनली एक स्ट्रक्चरल यूनिट निकले, उसका स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, क्योंकि उसी से पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, और उसके फंक्शंस को देख के हम पूरे के फंक्शन को भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल लूं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो अगर आपको एक बड़ा कोयले का टुकड़ा दूं मैं, ठीक है, जो कि चारकोल है, जो कि एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है,
उसमें भी स्मॉलेस्ट एटम्स क्या है, कार्बन ही है। तो वो फंक्शनल यूनिट भी हो गया कि जो एक यूनिट का फंक्शन है वो पूरे स्ट्रक्चर का भी फंक्शन है। ठीक है, तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का आपका कोई काम नहीं है डीएनए ब्लॉक में, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि कोई काम नहीं है, क्योंकि मास कहीं पे पूछते ही नहीं है। सारा खेल जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब आपको और एक बात पता होना चाहिए कि कभी भी हम किसी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से ई है वो एलिमेंट, जो भी हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का कॉमन आइसोटोप क्या है, 12, ये। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एटम जो है वो कैसा होता है, अगर आप सोचते हो कि एटम ऐसा होता है जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, तो आप गलत हो। ठीक है, ये सबसे पहले सोचा जाता था कि ऐसा होता होगा एटम। ठीक है, ना तो एटम 2D होता है, ना ही ऐसे प्रॉपर्ली अरेंज शेल्स होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, बाद में बताया गया कि 3D होता होगा, तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे दिखाते हैं। तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो एटम एग्जैक्टली क्या है वो एक सिंगल डायग्राम में बताना काफी मुश्किल है। ठीक है, उसको हम एटम को डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं, एटम को हम डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलर चीज से जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद आपके काफी सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, ये तो आपको पता ही है। पहले जो दो ग्रुप हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एस ब्लॉक। आखिरी के जो 6 हैं, 13 से लेके 18 तक, उनको हम बुलाते हैं पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक होता है पीरियड में, ग्रुप में नहीं, पीरियड 4 से लेके पीरियड 7 तक। अब 6 और 7 में बीच में कुछ गायब है, वो यहाँ पे है, उसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। लेंथनम और एक्टिनम एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं होते। ये सब बेसिक बातें पता ही होगा आपको, मैंने डी ब्लॉक वाले वीडियो में बताया भी था। लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगी वो ये है कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों हैं, पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों है, डी ब्लॉक में ऐसे बीच के 10 ग्रुप क्यों है, ऐसा रैंडम क्यों, और फिर एफ ब्लॉक में से 14 एलिमेंट क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम जानेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक चीज है, क्वांटम नंबर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीरियडिक टेबल बनाया गया है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया। एक टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि हम इनको ग्रुपिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें ट्राई किए गए, लेकिन अल्टीमेटली जो बना वो बना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसलिए मैंने वो बताया आपको, ऊपर ए वाला और नीचे जेड वाला। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, और जितने प्रोटॉन अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं, तभी वो जाके न्यूट्रल होता है। ये बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि कार्बन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा कर दो। कार्बन क्या होता है, ई 12 6, तो ये 6 क्या है, ये 6 है एटॉमिक नंबर, ये 12 क्या है, ये है मास नंबर। तो ये है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल टू 6 है, और मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो ये 6 प्लस ये 6 माइनस, तभी जाके न्यूट्रल होता है। तो अगर कहीं पे आप देखोगे जैसे कि ऑर्गेनिक में कार्बोकेटायन आता है, उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन तो 6 ही है, कि प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल है, वो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे जाके। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस, तो ये जाके बनता है प्लस। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको असाइन किया जाता है क्वांटम नंबर्स, जो क्वांटम नंबर्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गए हम क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, क्वांटम नंबर्स एक एटम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये डिराइव होता है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स केमिस्ट्री का चीज नहीं है, तो ये बहुत हाई लेवल की चीज है, फिजिक्स में आती है और मैथ्स भी काफी ज्यादा लगता है, उससे डिराइव हुआ है। ये एनएलएमएस क्या है ये मुझसे मत पूछो, ये जरूरी है, बस आपको याद करना है एनएलएमएस, ये तो आप याद कर ही सकते हो ना। इसमें से मैं एक एक करके बताता हूँ। 4 होते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला होता है एन, दूसरा होता है एल,
तीसरा होता है एम और चौथा होता है एस। ठीक है, एन तो आपको पता ही है ऑलरेडी, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये देखो पहले आपका सबसे पुराना डेफिनेशन तो यही है ना, एटम ऐसे ही दिखता होगा। इसमें नंबर ऑफ शेल आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए एल एम बुलाते हैं ना हम इसको, इसको n इक्वल्स टू 1 बोलते हैं, इसको n इक्वल्स टू 2 बोलते हैं, इसको n इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे करके बढ़ते जाओ जितना बढ़ाना है आपको, तो वही है n, मतलब शेल नंबर। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन बस समझने के लिए, तो बस आप समझ लो, थोड़ा सुन लो, बाद में समझ जाओगे। एन से क्या पता लगता है, एन से पता लगता है कौन सा शेल। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब अगला आता है एल, उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या होता है, आपने एक चीज देखा होगा, जैसे कि मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ऐसा कुछ लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 1 2 3 तो समझ गए। अब ये 1 2 3 कहां से है, ये एन से आया। अब ये एस पी ये सब क्या है, बाद में डी भी आता है जब आप डी का फिलिंग करते हो, तो ये आता है, ये एसपीडी आता है, ये एल से, और इसको हम बुलाते हैं सबशेल। ठीक है, पहले शेल उसके अंदर सबशेल। तो सबशेल जो होते हैं मेनली जो पीरियोडिक टेबल में यूज होता है वो ये होते हैं एस पी ई एफ, ये चार ही होते हैं, तभी चार ब्लॉक भी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब कौन सा एलिमेंट कहां पे होता है वो किस पे डिसाइड करता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां घुसा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2 2 2 6। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां घुसा, 2p2 में ना, तो ये पी में मिलता है हमें, पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में एक्चुअल में अगर आपको पता हो ग्रुप किसमें होता है, ग्रुप 14 में होता है। अब ये एसपीडीएफ कैसे होता है, जैसे कि मैंने बोला कि एन का क्या होता है, एन इक्वल्स टू 1 से लेके कहीं पे भी चले जाओ। सिमिलरली एल इक्वल्स टू जब 0 होता है तब एस सबशेल में होता है। एल इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो हम बोलते हैं पी सबशेल। एल इक्वल्स टू 2 डी सबशेल, एल इक्वल्स टू 3 एफ सबशेल। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एल इक्वल्स टू 0 एस सबशेल, एल इक्वल्स टू 1 पी। बस आपको ये याद रखना है कि 1 से नहीं, इसका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 एस पी डी, 0 1 2 3 एस पी डी। ठीक है, तो हम पहले समझ गए शेल। चलो उसके अंदर क्या होता है, सबशेल। शेल किससे होता है, एन से। सबशेल किससे होता है, एल से। अब उसके अंदर भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम इसको बनाते हैं 2p2 तो हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा, और फिर बोलते हैं 1 2। ये क्या है, ये बक्से क्या है, और तीन ही बक्से क्यों हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम बोलते हैं डी का, आपने देखा होगा कि हम उसमें 5 डब्बे बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है, कभी 3 कभी 5 कभी 6, 6 नहीं होता है, कभी 7, क्यों ऐसा। इसका मतलब है ये जो बक्से है ना, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल मतलब स्पेस में कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताता है, ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है ये एम, अगला जो क्वांटम नंबर है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। ठीक है, नाम नहीं पता लगेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा, क्लास 12 के किसी भी पेपर में कोई नहीं पूछेगा एम क्या है, मतलब बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप बस समझो ये सब, इससे कुछ आंसर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, वेट करो। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलता हूँ जिसमें सारे हों। फॉर एग्जांपल डी का लेके चलते हैं, कुछ स्कैंडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, आर्गन 4s2 3d1। ये कैसे लिखना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मेरा डीएनएफ ब्लॉक का वन शॉट है, उसमें सारा ट्रिक बताया गया है कि कैसे इसको लिखना पड़ता है फटाक से। ठीक है, स्कैंडियम 21 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, इसका मैं अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें एक बक्सा होता है, एक नहीं होता एक्चुअली, तो 5 होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसका एन क्या है, इसका एन है 3, दिख ही रहा है आपको थर्ड शेल में। इसका एल क्या है, अब एल तो आपको पता है कि डी के लिए क्या होता है, डी के लिए 2 होता है, 0 1 2 एस पी डी।
L इक्वल्स टू 2 हो गया। अब ये m एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैसे निकाले? तो m के जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं -L से लेके +L तक। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे L का वैल्यू है 2, तो हमारे वैल्यूज हो जाएंगे -2, -1, 0, +1, +2। समझ गए? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि L इक्वल्स टू 1 है तो m के वैल्यूज क्या हो जाएंगे? -1, 0, +1। ठीक है, तो ये होते हैं m के वैल्यूज। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये जो m है, m के कितने वैल्यू निकले L इक्वल्स टू 2 के लिए, मतलब d सबशेल के लिए? 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए यहाँ पे 5 बक्से बनाते हैं हम। इसीलिए d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है। अगर मैंने कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। इसीलिए डी ब्लॉक में 10 होते हैं ग्रुप। ग्रुप डी से लेके ग्रुप 12 तक। मिला आपको आंसर अभी? सिमिलरली अगर मैं जैसे कि यहाँ पे L इक्वल्स टू 1 ले, L इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? P सबशेल। तो P के लिए देखिए M के वैल्यूज कितने आए? 1, 2, 3। इसीलिए P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसलिए P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। और हम फिलिंग करते हैं, फिलिंग मैक्सिमम करोगे तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब फिलिंग ऐसे क्यों हो रहा है, इसका भी आंसर आपको थोड़ी देर में मिलेगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम, इसीलिए पी ब्लॉक में 6 होते हैं ग्रुप। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। समझ गए आप? ये देखिए, एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, तो एम के वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0 का तो माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं, तो उसे एक ही हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें एक ही बक्सा बनाते हैं, मतलब एक ही ऑर्बिटल बनाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हो? 2। इसीलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, सिमिलरली पी के लिए क्या होता है? एल इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो एम इक्वल्स टू क्या वैल्यू? -1, 0, +1। तो 3 बक्से, मतलब 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? एक में 2 करके, तो 6। इसीलिए ग्रुप 13 से ग्रुप 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ग्रुप होती है पी ब्लॉक में। सिमिलरली डी में जैसे कि मैंने अभी बताया कि डी का वैल्यू एल इक्वल्स टू 2 होता है, तो उसमें 5 वैल्यूज निकल के आती है। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल की फिलिंग करोगे तो 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण 10 हमें ग्रुप मिलती है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 गिन के देखो, 10 मिले। सिमिलरली जब एफ की बात कर रहे होते हैं, एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3, तो एम के वैल्यूज क्या हो जाएंगे? -L से लेके +L तक, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 वैल्यूज होते हैं, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है 14। इसीलिए एफ ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, एफ ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसीलिए एफ ब्लॉक में ऐसे 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक में कितने होते हैं? 2। 2 की मैक्सिमम फिलिंग की जा सकती है, इसलिए 2 ग्रुप। सिमिलरली पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 की फिलिंग की जा सकती है, इसलिए 6 ग्रुप। डी ब्लॉक में 10, तो 10 ग्रुप। और एफ ब्लॉक में ग्रुप अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही ग्रुप में है, उसका कारण अलग है। ग्रुप एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कितनी फिलिंग की जा सकती है? 14, इसलिए 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। क्यों एस ब्लॉक में 2 होते हैं, और ये बक्से 2 क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 6 क्यों होते नहीं है, और 7 क्यों होते हैं? तो अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है वो ये है कि एस में एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है 6। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें फिलिंग की जा सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन की। फिर एफ में होगी, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा सकती है 14।
तो अभी इसका जवाब आपको मिल चुका होगा, बस यहाँ पे 2-2 बढ़ाते जाओ, है ना? पहले s में 1, फिर p में 3 ऑर्बिटल, d में 5, f में 7। अब आपको अगले चीज़ का मिलेगा कि फिलिंग ऐसे क्यों होती है? जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे क्यों फिलिंग करते हैं हम, जबकि पहले इसमें पेयरिंग क्यों नहीं करते हैं, उसका आंसर भी मिलेगा। फिर ये 1s पहले क्यों आता है, फिर 2s क्यों, फिर 2p क्यों, फिर 3s, 3p लेकिन उसके बाद 4s क्यों आ जाता है 3d की जगह पे? इसका भी अभी जवाब मिलेगा। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत आसान है, ये बस ये बताता है कि स्पिन कौन से तरफ कर रहा है। स्पिन दो साइड में कर सकता है, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि दो साइड अगर करेंगे तो दो अलग अलग मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम, है ना? इधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर, वो डिपेंड करेगा किस साइड में वो स्पिन करेगा। ठीक है, तो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो कभी कभार एम एस से भी डिनोट कर देता है या फिर कभी कभार एस से भी डिनोट कर देते हैं। क्लॉकवाइज होता है तो उसका वैल्यू दे देते हैं हम प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसका वैल्यू दे देते हैं हम माइनस हाफ। इसका जो यूटिलिटी है ना, ये आप समझोगे जब आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे पाउलीज रेसोल्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए आपको दो प्रिंसिपल पढ़ने। पहला है ऑफबॉस प्रिंसिपल। ऑफबॉस प्रिंसिपल क्या कहता है, सिंपल सी बात करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लोअर एनर्जी से लेके हायर एनर्जी की ऑर्बिटल, बस, और कुछ नहीं बोलता ऑफबॉस प्रिंसिपल, वही सिंपली लिखा है मैंने। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी डन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है, वो बोलते हैं एन प्लस एल रूल। ठीक है, एन प्लस एल रूल मतलब एन का वैल्यू और एल का वैल्यू। एन का वैल्यू तो लिखा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 3D, 3D के लिए एन प्लस एल वैल्यू कैसे निकालोगे? 3, एन का वैल्यू 3 हो गया। और डी, डी क्या होता है? 0 1 2 3 एसपीडी, तो 2 हो गया ना। 0 होता है एस के लिए, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होगा तो 2, तो इसका वैल्यू हो गया 5। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 4s, ठीक है, 4s का वैल्यू देख लो, 4 के लिए और s के लिए होता है 0, तो हो गया 4। तो अभी आपको आंसर मिल गया कि 4s की फीलिंग पहले क्यों होती है 3D से, क्योंकि 3D का एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए हम लिखते हैं 4s2 3d5, ना कि 3d5 4s2। वैसे वो लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन लिखने में गलत नहीं है, लेकिन जब फिलिंग करोगे तो पहले एस का फिलिंग हो फिर जाके डी का फिलिंग होगा। ठीक है, अब और एक सवाल ये आता है कि अगर दोनों का सेम आ गया एन प्लस एल वैल्यू, तो आप देखते हो कि दोनों में से एन का वैल्यू किसका ज्यादा है, तो उसको मिलता है हायर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 4p और 5s। 4p में 4 प्लस p का वैल्यू होता है 1, l का वैल्यू, तो 4 प्लस 1 भी 5 होता है, यहाँ पे 5 प्लस 0 भी 5 ही होता है। लेकिन क्योंकि इसमें n का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हायर एनर्जी। इसलिए 5s की फीलिंग बाद में होगी, 4p की फीलिंग पहले होगी। तो ऑफ बो प्रिंसिपल समझ गए आप कि फीलिंग किस ऑर्डर में होगी? जिस ऑर्डर में एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपने बहुत जगह पे ये वाला डायग्राम देखा होगा, मैं इस डायग्राम के खिलाफ हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग इतने सिंसियर नहीं होते कि वहां पे जाके पूरा डायग्राम एज इट इज बना पाए और फिर याद रख पाए कि ऊपर से नीचे था, फिर डायगोनली था। ठीक है, और फिर राइट से लेफ्ट था। कोई जाके पलट दे तो पूरा मतलब खेल ही बदल जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये डायग्राम जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको आएगा सिर्फ इतना तक। आपको बस ये याद रखना है, पहले आप लिख दो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ऑर्डर लिखना है। आपको 12th के लिए मैं बोलता हूँ, पहले लिख दो 1s, ठीक है, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s। उसके ज्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर सिल्वर का पूछ लेते हैं, मरकरी का पूछ लेते हैं। उसका तो ट्रिक से करना है आपको, कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉपर का होता है 4s1 3d10, तो सिल्वर का क्या हो जाएगा 5s1 4d10। ठीक है, वैसे करना है आपको। अब सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर याद रखना हो फिर n प्लस एल वैल्यू से देख लो। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना तक आएगा उसके लिए यही जरूरी है। ठीक है, 1s लिख दो, 2s 2p लिख दो, 3s 3p 3d लिख दो, 4s लिख दो। अब सिंपली इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, आखिरी के दोनों, तो ये ऑर्डर बनता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, अब 1 के लिए एक होता है, 2 के लिए 2 होते हैं, 3 के लिए 3 होते हैं, 4 के लिए 4 होते हैं, तो सभी को पता है। ठीक है, ये भी 4f तक जाता है, कोई जरूरत नहीं इसकी। आपको बस लिखना है जो नॉर्मल ऑर्डर है, यहाँ तक नॉर्मल ऑर्डर ही फॉलो होता है, ये देखिए।
फिर जाके बस 3d और 4s में इंटरचेंज होता है। बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d नहीं, 3s 3p 4s 3d, बस इतना याद रखना है। और ये अगर बना के दिखाऊं मैं आपको, बहुत लोग गुस्सा करेंगे कि सर सब लोग तो वही पढ़ाते हैं, वो वाला ये बना के दिखाओ। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये बनाने का तरीका ये है, पहले लिख दो आप 1s, फिर लिख दो आप 2s p, फिर लिख दो 3s 3p 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। एक्चुअल में 5g तक जाता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप नहीं लिखते हो। 6s 6p 6d, ये भी और आगे तक जाता है। जैसे कि देखिए कितना सब चीज मुझे याद रखना पड़ रहा है इसको लिखने कि और नहीं लिखना है, यही तक रुक जाना है। फिर 7s 7p में भी इस तक ही रुक जाना, ठीक है। उसके बाद जो है इसको लिखने का तरीका वो ये है, ऊपर से नीचे जाओ डायगोनली ऐसे, राइट से लेफ्ट ऐसे, ऐसे। तो इससे आपको पूरा का पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें भी देखो मैंने टेढ़ा कर दिया ना, टेढ़ा हो जाता है भाई, बीच बीच में नहीं रहता है पूरा सब कुछ स्ट्रेट। उसमें अगर आप ऊपर का एक नीचे कर दो फिर सब गलती हो जाता है, इसलिए मैं ये प्रिफर नहीं करता हूँ। मेरा ऑर्डर जो मुझे याद रखना है वो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस। अब इससे भी देखो सेम ही ऑर्डर आ रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उसके बाद का देखो 4p 5s 4d 5p, कोई जरूरत नहीं है, आएगा ही नहीं एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि सीरियम का लिखना है, सीरियम का सिर्फ सीरियम का ही आया है बोर्ड्स में, ठीक है, तो सीरियम का आप याद कर लो। और उसमें भी ना सिर्फ 3 का ही कंपैरिजन करना है आपको सीरियम में, 4f 5d और 6s का। उसका आप सिंपली n प्लस एल से निकाल दो, सिंपल बात है। अभी आप समझेंगे कि वो स्पिन को हम से पहले 1 1 1 1 करते क्यों है और बाद में क्यों पेयरिंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें पढ़ना है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है वो जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसका सिंपल ये रूल है कि पहले सबको सिंगल बनाओ, फिर जाके उनको गर्लफ्रेंड दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको पेयरिंग बोलते हैं बाय द वे। पहले ये इसको सिंगली फील्ड बोलते हैं और इसको पेयर्ड बोलते हैं, डबली फील्ड बोलते हैं, ठीक है। पेयरिंग इसी को बोलते हैं कि एक मेल के साथ एक फीमेल को लिया, वही है पेयरिंग ना, जो होता है डांस नाइट में, डीजे नाइट में जो, ठीक है। तो ये इसका रूल ये है कि जन्म में तो सब लोग सिंगल ही रहेंगे ना, पहले सबको सिंगली फील्ड करो फिर जाके ऑक्यूपाई करो, यही है हुन्स रूल के। देखिए, बिफोर पेयरिंग एनी इलेक्ट्रॉन, किसी को भी बंदी देने से या बंदा देने से पहले ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल मस्ट बी सिंगली फील्ड, वही बात है। तो अगर आपको मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको P4 का, तो P4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे, P4 का 1 2 3 सभी सिंगल हो गए, कोई नहीं बचा, ठीक है। अब पेयरिंग करो P4, ऐसा होता है P4, ना कि ऐसा कि आप पहले ही फीलिंग कर दो 1 2 3 4, ना, ये नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। बस यही है। सिमिलर D4 लिखा हो, D4 को ऐसे लिखना है आपको, ऐसा नहीं लिखना है। समझ गए आप हुन्स रूल। अब और एक चीज है जो कि है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों डाल सकते हैं हम इसमें, क्यों जरूरी है। आपने मान ही लिया होगा ना कि बक्से के अंदर 2 ही होता है, ये भी आपने रटा ही होगा, ये भी इनडायरेक्टली एक रटना ही है, ठीक है। आप मान लेते हो हाँ ठीक है 2 ही डलता होगा, लेकिन क्यों, उसका भी जो है रीजन अभी हम पढ़ेंगे। अब आप मुझसे ये मत बोलो कि इतना सब कुछ क्यों रटा रहे हो सर, ये रटने की चीजें नहीं है, ये समझने के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। लेकिन ये अगर आप समझ लो, आपको डी ब्लॉक याद करने में बहुत आसानी होगी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ जाने से डी ब्लॉक 50 टू 60% खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये सब बाय द वे क्लास 11th में था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब कुछ था, ये सब कुछ नया नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है सब। अब पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल। अब कौन कौन से क्वांटम नंबर्स थे, n m l और s, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। पॉली ने बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको,
कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको लो, लिथियम ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम 3 1s2 2s1। अब बोलोगे आप कि सर इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के तो n भी सेम है क्योंकि 1 है ना इक्वल टू, दोनों के l भी सेम है क्योंकि दोनों s सबशेल में, तो l इक्वल्स टू 0 है दोनों के लिए, n इक्वल्स टू 1 है दोनों के लिए, ठीक है। m m तो 0 के लिए एक ही वैल्यू रखता है 0, तो ये भी सेम हो गया। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है आखिरी क्वांटम नंबर में, जो कि है s, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बस इतना ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का अलग होगा, एक का होगा -12, दूसरे का होगा +12। ये वैल्यूज कैसे आई, इसके लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, लेकिन बस आप ये जान लो कि दो वैल्यूज होती है, -12 और +12, ठीक है। इसी कारण से एक में सिर्फ दो की फीलिंग हो सकती है, तीसरा आप लेकर आओगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा कोई साइन ही नहीं है, दो ही साइन है, तो दो ही रह सकती है, क्योंकि अगर और एक किसी को लाओगे तो उसका तो आइदर +12 या -12 ही होना पड़ेगा ना स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये तो मैच हो जाएगा, जो कि पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो कि बोलता है कि हर इलेक्ट्रॉन का अलग होना चाहिए क्वांटम, एक भी अलग हो लेकिन अलग होना चाहिए। तो वो एक भी अलग करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को अलग होना पड़ता है, उसके दो ही वैल्यूज है, इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो फीलिंग हो सकती है, और इसी कारण से ये भी नहीं होता है, हमेशा उल्टा होता है, ताकि क्वांटम नंबर अलग हो, नहीं तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। समझ गए? अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। रिटन प्रैक्टिस इज की फॉर मास्टरिंग द राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस, आपको हाथ से लिखना है, मुंह में नहीं बोलना है आपको, फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आप इतना तो समझ चुके हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में घुसता है तो s ब्लॉक का एलिमेंट बुला देते हैं हम, p में तो p, d ब्लॉक में तो d सबशेल में घुसेगा, f ब्लॉक का है तो f सबशेल में घुसेगा, समझ गए? और ये भी आपको पता लग गया कि s में 1 बक्सा क्यों होता है, p में 3 बक्से क्यों होते हैं, d में 5 क्यों होता है और f में 7 क्यों होते हैं। अब इनकी फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया आपको। फिलिंग एनर्जी के हिसाब से करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो कौन बताता है? ऑफ बोस प्रिंसिपल। और फिलिंग में पहले सिंगली फिल करना है, पहले सबको सिंगल रखना है, फिर एक एक दोस्त को गर्लफ्रेंड देना है, मतलब पेयरिंग करना है, वो कौन बताता है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो बस इतना ही पढ़ना था आपको, और अभी देखेंगे आप कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब सुन लिया और फिर लिख दिया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो ग्रुप 1 में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब सब में देखो आप लास्ट में S1 आता है, इसीलिए ग्रुप 1 है। सिमिलरली आप ग्रुप 2 का भी देखो, ग्रुप 2 में क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही होता है ना। ये सब ट्रिक्स आपको नहीं पता क्योंकि आपने पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं। तो इनका आप एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या ही है, मतलब पता ही होना चाहिए आपको ये। बेरिलियम का कितना होता है? 4, +8 कर दो 12, +8 कर दो 20, +18 कर दो 38, +18 कर दो कितना होता है? 56 ना। हाँ 56, और फिर +32 कर दो, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ये +2 वाला है, ये नहीं चाहिए होता, जनरली +8 +8 +18 +18 +32 वो करना पड़ता है। अगर मैं अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसका होता है 1s2 2s2, ये देख सकते हो अब s2 है तो ग्रुप 2 है। सिमिलरली मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 p6 3s2, ये देखिए s2 है तो ग्रुप 2। अब बोलोगे सर आप तो लिख रहे हो हमें नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ आपको कैसे लिख, पहले पहले बाद में आप मेरी तरह लिख पाओ। कैल्शियम का आपने देख लिया 20, तो पहले तो नोबेल गैसेस को याद करो, ठीक है। नोबेल गैसेस क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडन होता है। ये सब आपको नहीं चाहिए, आपको क्रिप्टन तक इनफ है। क्रिप्टन 36 होता है, ये 18 होता है, ये 10 होता है और ये 2 होता है। अब आपने देख लिया कि ये तो 20 है, तो आर्गन 18 है तो उससे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप सोचो कि आपको वैसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। पूरा आप कैसे लिखोगे? पहले याद करो क्या था हमारा ऑर्डर, हमारा ऑर्डर था 1s
2s2p 3s3p। पहले देखते हैं इतने में हो जाता है क्या। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर 20 है तो भरते जाओ लोअर से हायर की ओर। 2 भर दिया क्योंकि 2 ही हो सकते हैं इसमें, 2 भर दिया क्योंकि 2 ही हो सकते हैं इसमें। इसमें कितने हो सकते हैं 6, तो 6 भर दिया कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 6 10 हो गए। और भी काफी बचा है अभी। और 2 भर दिया 12 हो गए। और 6 भर दिया कितना हो गया 18 हो गए। अब आपको अगला लिखना पड़ेगा 3p के बाद 3d आता है या 4s आता है 4s आता है। 4s लिखो। तो अभी आपको चाहिए कितना 2 2 4 6 10 हो गई। 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 2 बचे। 4s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए s2 हो रहा है तो फिर से ग्रुप 2 है। ऐसे आप बोलोगे कि स्ट्रोंशियम का लिख के बताओ सर। बताता हूं मैं स्ट्रोंशियम का लिख के। फिर से वही लिख देता हूं मैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और ये मुझे दिख रहा है कि और एक चाहिए होगा तो अभी मुझे नहीं आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अभी मुझे नहीं आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल तो मैं क्या करूंगा मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद क्या हो सकता है। चलो 3 का तो खत्म हो चुका है, 3 का एफ नहीं होता मुझे पता। 4 का पी आना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर 4 का डी है एक। और 5 5 भी शुरू हो जाएगा है ना। तो अब मुझे चेक करना है कि 4 का डी में और 5 के एस में कौन सा हायर एनर्जी। तो इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है कि 5s लोअर एनर्जी है तो पहले 5s लिख देता हूँ मैं क्योंकि देख सकते हो आप 5 प्लस 0 और इसमें 4 प्लस डी का होता है 2 तो ये 6 हो गया ज्यादा हो गया तो 4d बाद में आएगा। अब मैं भरने की कोशिश 38 है तो पहले तो इतना तो भर दो जो तो पहले वाले में था। 2 2 6 2 6 2 तो यहाँ तक कितना है 20 हो जाता है ना। अब 18 और भरने। ई में कितना भर सकते हो आप 10 10 कर दो। अब सिर्फ 8 बचा। ई में कितना कर सकते हो आप 6 सिर्फ 2 बचा 5s2 की जरूरत नहीं है। देखा ऐसे करके आप सबका लिख सकते हो इसका आएगा भी नहीं। आपको जनरली 12 में बोला था कि 30 तक याद रखो 30 होता है जिंक मतलब वही 3D सीरीज याद रखो सिंपल सी बात है। अभी तो पी ब्लॉक भी नहीं है तो 20 तक आई मीन 30 तक आप इजीली लिख सकते हो। सिमिलरली मैं एक और एक आपको पी ब्लॉक का एक डी ब्लॉक का लिख के दिखाता हूँ ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये देखिए पी ब्लॉक में मैंने ग्रुप 18 लिखा है। ये आपको याद करना है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन नेट्रॉन। इससे बहुत आसान होता है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे लिखना है कुछ टफ सा बता दो। फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक का कुछ बोल दो। पी ब्लॉक का इंडियम का लिखना है मुझे इंडियम। अब इंडियम का अगर मुझे लिखना हो तो मुझे पता होना चाहिए कि इंडियम कौन से ग्रुप का। आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे मैं लिखता हूँ ठीक है। इंडियम मुझे पता है कि ग्रुप 13 में होता है। ग्रुप 13 में ऐसे होता है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम लिथियम थैलियम। अब बोरॉन का मुझे पता है 5 है, इसका पता है मुझे कि 13 है तो 8 भर गया। यहाँ पे फिर से 8 भरेगा कितना हो जाएगा 30। 30 तो ये है नहीं, 18 बढ़ेगा। देख लिया आपने कैसे याद किया जाता है ये सब। 31 हो जाएगा ये। फिर से 18 49 हो जाएगा और फिर 32 उसकी जरूरत नहीं मुझे। मुझे इंडियम चाहिए तो इंडियम 49 मिल गया। फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d10 यहाँ तक जिंक का हो गया तो 30 हो गया यहाँ तक ठीक है। अब बचे 19। अब उसके बाद क्या आता है पिछली बार हमने क्या देखा था 4p में 6 हो गया तो यहाँ से 36 हो गया। अब क्या हो जाएगा 4p के बाद शायद 5s हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 36 और यहाँ पे 2 डाल दो तो 38 हो गए। फिर आपका क्या आना बाकी है अभी 4s 3d 3 खत्म हो चुका है 4p 4d आएगा और 5p आएगा। 4d और 5d 5p में मैं कंपेयर कर लेता हूँ। 4d का क्या हो गया 4 प्लस 2 इसका हो गया 5 प्लस 1 तो ये जीत जाएगा क्योंकि इसका n बड़ा है तो 5p आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ तक हो गया 38। फिर इसमें 10 भर दो 48 में 1 भर दो हो गया 49 ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी का भी फिलिंग कर सकते हो। आपको नहीं आना चाहिए ये सब मतलब जरूरी नहीं है आपके लिए लेकिन। और बाय द वे इसका और एक छोटा सा ट्रिक भी है। छोटा सा ट्रिक ये है ग्रुप 13 है ये। ग्रुप 13 में P1 होता है ठीक है। P1 होता है फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 का पहला कौन सा है बोरॉन है। बोरॉन का आप देख सकते हो 1s2 2s2 P1 ठीक है। 2 2 4 और एक 5 देखा सभी में P1 होगा। ये भी एक ट्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये s का इलेक्ट्रॉन और p का इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो 2 प्लस 6 8 प्लस 10 कर दो 18 हो जाएगा ग्रुप नंबर आ जाएगा
ठीक है, आप किसी का भी देख लो, कार्बन का देख लो, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, s और p का कैलकुलेट कर लो, 2 + 2 4 प्लस कर दो 10 14, ग्रुप 14 का होता है कार्बन। ठीक है, तो ये होता है पी ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए क्या था, डायरेक्टली एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। पी ब्लॉक के लिए है 10 प्लस करो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए ऐसा कुछ है क्या, है लेकिन कोई जरूरत नहीं आपको जानने की। ठीक है, डी ब्लॉक का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अच्छे से बताया है अपने वन शॉट वीडियो में, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक मैं लिख के दिखाई देता हूँ डी ब्लॉक का। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का लिख के दिखा देते हैं। कोबाल्ट का मुझे पता है 27 है, तो याद रखना है शक्ति वक्रमण फेकोनिकुजन से। ये क्या है उसके लिए चेकआउट कीजिए वीडियो। ठीक है, तो जो मैंने सिखाया है वो ये है कि आप आर्गन लिख दो पहले, फिर 4s लिख दो, फिर 3d। ठीक है, 4s2 तो लिखना ही है। 27 होता है ये मुझे पता है, 18 होता है, 18 और 2 20 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको पूरा लिखना हो, पूरा लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी मैं कोई आपका नॉर्मल उससे लिख दो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब भरते चले जाओ, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकती है। अब रुक जाओ, अब गिनो, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, कितने बचे 7 डी। और इसका अगर आपको फिलिंग करना हो, जो कि आपको बहुत काम में आने वाला है अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन में 5 बक्से होते हैं, बना दो 5 बक्से, फिर फिलिंग कर दो। फिलिंग कैसे करना है, पहले सारे दोस्तों को सिंगल बनाना है, 1 2 3 4 5, फिर 2 को गर्लफ्रेंड दे दो, 6 7, तुम तीनों सिंगल ही रहो। ठीक है, तो ऐसे करना होता है फिलिंग। अब मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक का सारा बेसिक। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी होगी, आपको ऐसा कम फील होगा कि आप रट रहे हो चीजों को, और तब कॉन्फिडेंस भी एक आता है अंदर से कि मैंने तो रटा ही नहीं है, मैंने तो समझा है सारी चीजों को, मुझे तो कभी भूलने की मतलब नौबत ही नहीं आई है ऐसी, मैं भूल जाऊं चीजों को। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपको सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि एस पी, ऊपर में 2 लिखा है, ऐसे बक्से बनाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। इनमें रिटन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे अगले चैप्टर। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, मैं अच्छे से कराऊंगा कोऑर्डिनेशन। अभी आने वाला है वीडियो, बहुत ही मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर होता है। जहाँ भी आप पढ़ते हो वो लोग ऐसे बोल देते हैं ऊपर से, और जिनको नहीं क्लियर होगा 11th के कॉन्सेप्ट्स, उनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जो हमें केमिस्ट्री में बॉन्ड पता है वो मेनली 2 तरह के होते हैं, आइदर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल उसका NaCl टेबल सॉल्ट, और या फिर कोवलेंट बॉन्ड, उसका बेस्ट एग्जांपल बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 मतलब मीथेन। तो आयनिक बॉन्ड में मेन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक दूसरे को दे रहा होता है और दूसरा ले रहा होता है। NaCl का मैं अगर बताऊं, सोडियम का आपको पता होगा, अब ये तो लिखना ही चाहिए आपको, 1s2 2s2 p6 3s1। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये जो है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 p6 3s2 3p5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 17 होता है, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, और ये 11 2 2 4 6 10 प्लस 1 11। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 फुल्ली फिल्ड p, और ये इसको देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2p6 हो जाएगा इसका फुल्ली फिल्ड। ठीक है, बढ़िया बात है भाई। तो इसने दे दिया, देने के बाद ये प्लस हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने ले लिया तो ये माइनस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, दोनों ने इक्वल नहीं दिया, एक ने दिया और एक ने सिर्फ लिया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ाई है अच्छे से फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक साथ रहती है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा अलग होता है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों देते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे CH4 के हर एक बॉन्ड में जो CH बॉन्ड होता है, ये भी देते हैं इलेक्ट्रॉन और ये भी देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं कि चलो तुम भी दे दो साथ में, भी दे दो साथ में, हम साथ में रहते हैं।
कि ऐसा 4 ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कंप्लीट करता है ऑक्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं होता, सॉरी डबलेट होता है 1s2, तो वो कंप्लीट करता है। और कार्बन के ऐसे 2-2 करके 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हाइड्रोजन से ले रहा होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट दोनों स्टेप। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में ये मेन डिफरेंस होता है कि आयनिक बॉन्ड में कोई दे रहा होता है, कोई ले रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों दे रहे होते हैं इक्वली, ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, वो थोड़ा अलग है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड ही बुलाते हैं कुछ लोग बोलते नहीं अलग है। उसमें क्या होता है, उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में, जो कि मैंने बताया अभी मीथेन का, कार्बन भी एक दे रहा है, हाइड्रोजन भी एक दे रहा है, कार्बन भी एक दे रहा है, हाइड्रोजन भी एक दे रहा है, तो ये CH4 कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, ये कॉपर 2+ आयन है, इसने किसी को कुछ नहीं दिया, इसने बस सभी से लिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने दे भी नहीं दिया ऐसे। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि तू ले, तू रख, ठीक है, तो वो क्लोरीन ने रख लिया, उसने अपने ऑक्टेट में घुसा दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इसी के पास होती है, ठीक है, शेयरिंग ही हो रही होती है, लेकिन बस इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही। इसमें इक्वल शेयरिंग हो रही होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही होती। ये एक बात है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये दे रहा है, इसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। ये दे रहा होता है, ऐसे ऐसे एरो दिखा रहे होते हैं हम कि जिधर से जिधर जा रहा है, और आपको पता ही होगा स्क्वायर ब्रैकेट में हम ऐसे डिनोट करते हैं UnHC4 2+। और इसका स्पेस में कैसे अरेंजमेंट होता है, क्या टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, शेप क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी हम पढ़ेंगे सामने जाके। इस वीडियो में नहीं, ऑब्वियसली वन शॉट जो आने वाला है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दो चीजें होती है, एक होती है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है कि दो सॉल्ट्स मिक्स हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रॉपर्टी उन्होंने खोया नहीं है, वो अपने प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होता है मोर सॉल्ट, ठीक है, तो मोर सॉल्ट का जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा उनको पता होगा, मोर सॉल्ट का ये होता है फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं क्या आप बोल सकते हो इस फॉर्मूले को देख के कि ये फेरस सल्फेट भी है और एमोनियम सल्फेट भी है, बस दोनों इतने अच्छे से मिक्स है कि आप देख के बता नहीं पाते हो कि ये अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप सॉल्यूशन में डालोगे, उसमें मतलब पानी में डालोगे, तो उसमें Fe2+ आयन भी निकलेगा, सल्फेट आयन भी निकलेगा, एमोनियम आयन भी निकलेगा। तो वहां पे आप एमोनियम आयन का टेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, सल्फेट का करोगे तो भी मिलेगा पॉजिटिव, आयरन का करोगे तो भी मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि तीनों प्रेजेंट होते हैं आयंस में। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये होता है, जैसे कि ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो टूटता नहीं है। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसी के अंदर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो यहाँ पे ऐसे होता है, आई दे रहा होता है, I- दे रहे होते हैं, और इसका 2+ होता है, तो ओवरऑल चार्ज ये 4- और 2+ से 2- हो जाता है, जो 2- इधर से इधर आता है, तो ये टूटता नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन में इसको डालोगे आपको K+ का तो मिल जाएगा, क्योंकि K+ तो बाहर है इसके, लेकिन ना आपको मरकरी का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ना आपको आयोडाइड का पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये एज ए कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, जो कि टूटता नहीं है इजीली। ये और एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेशन का जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, अगला जो वीडियो आएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा वन शॉट अच्छे से पढ़ेंगे तभी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि ये वाला किस चीज का डिटेक्शन करता है, इसका नाम किसी को पता है क्या? ये फेमस एक रिएजेंट है जो कि एक पर्टिकुलर आयन का टेस्ट देता है, कौन सा आयन का टेस्ट देता है, ये आपको पूछ सकते हैं बाय द वे 12th के प्रैक्टिकल में। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के केस में बहुत एक्स्ट्रा बातें बता दी मैंने, लेकिन वो एक्स्ट्रा 12th के लिए है, 11th के लिए वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो 11th के सारे बेसिक चीज है जो कि पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा हो तो आप सिर्फ वो सब देखिए जो सब मैंने बताया कि सिर्फ यही चाहिए आपको 12th के लिए, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है, अल्टीमेटली वही याद करना है। इसीलिए मैंने समझा दिया चीजों को, जब समझा दोगे ना आपको लगेगा कि बस आप याद ही कर रहे हो, रट नहीं रहे हो। फिर रटना अलग बात है, रटना होता है बस
एग्ज़ाम से पहले पढ़ने पलट दिया, अरे ये क्या था, ये क्या था? ऐसे नहीं होता, ठीक है? चीज़ों को अच्छे से समझोगे तभी जाके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँगे, ठीक है? अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको दिक्कत आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए और चैनल पे तो चल ही रहा है अपना क्रैश कोर्स, ठीक है? अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट्स में, शेयर करो दोस्तों के साथ और अंटिल नेक्स्ट टाइम हैव अ गुड टाइम।